नमस्कार। 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले खबर दिल्ली से जुड़ी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई उप समिति ने दिल्ली सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऑक्सीजन की जितनी जरूरत थी उसकी 4 गुना दिखाई गई। दूसरी लहर में 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ज्यादा जरूरत दिखाई गई। बेड क्षमता के मुताबिक दिल्ली को 289 मेट्रिक टन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1140 मेट्रिक टन की जरूरत दिखाई। 29 अप्रैल से 10 मई के बीच दिल्ली में खपत 350 मेट्रिक टन तक थी। दिल्ली में औसत खपत 284 से 371 मेट्रिक टन के बीच रही। अतिरिक्त सप्लाई मिलती तो 12 राज्यों में ऑक्सीजन संकट होता। पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी हवाला दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन थी। ये कहा गया, दिल्ली की मांग पूरी की जा रही होती तो राष्ट्रीय संकट हो जाता। दिल्ली के अस्पतालों द्वारा पैनल को दिए गए आंकड़ों में विसंगतियां हैं। 4 अस्पतालों का कुछ बेड होने के बावजूद ज्यादा खपत का दावा है। 260 अस्पतालों से आंकड़े मांगे, लेकिन 183 का ही जवाब आया। और ऑक्सीजन संकट पर आई इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। संबित पात्रा का कहना है कि इस रिपोर्ट से केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश हो गया। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट आई ही नहीं है। आज तक ये विश्वास हम नहीं कर पा रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली, 4 गुना बढ़ा करके। अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। जिन लोगों ने अपने अपनों को जयपुर गोल्डन और बत्रा अस्पताल में खोया था ना, आज ये रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अरविंद जी कि आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये महाझूठ बोलते हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हो और उसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट कहते हो। अगर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने कोई रिपोर्ट बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और तथाकथित बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रिपोर्ट जारी करें और बताएं कि उस पर कहां है ऑक्सीजन कमेटी रिपोर्ट साइन। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को संभाल लीजिए। बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगी है। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर ट्वीट कर कहा कि मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जाग कर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। और इस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने पाया है कि चरम के दौरान दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मात्रा को जरूरत से 4 गुना बढ़ाया, जिससे ज्यादा मामले वाले 12 राज्य प्रभावित हुए। उम्मीद है देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने के लिए जवाबदेही तय होगी। और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज भी बीमार पड़े थे। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि उस समय दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए किस तरह से हाहाकार मचा था, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सौरभ जी, रिपोर्ट कैसे नहीं है? देखिए, रिपोर्ट तो ये रही, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, रिपोर्ट तो है, तो फिर आप कैसे इसको डिनाई कर रहे हैं? देखिए, मैं अपने कंप्यूटर पे बैठूंगा तो आपको जो रिपोर्ट बनवानी है, आरबीआई की रिपोर्ट बनवानी है, मैं आरबीआई टाइप कर दूंगा उस पर।
आपको नीति आयोग की रिपोर्ट बनवानी है, मैं उस पर नीति आयोग टाइप कर दूंगा, PDF बना के आपको कह दूंगा नीति आयोग की रिपोर्ट है। जिस रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, उस रिपोर्ट के लिए जो मेंबर्स नियुक्त किए गए हैं, जब उनसे हमने बात की आज, तो उन्होंने बोला ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। अगर रिपोर्ट है तो आप दिखा दीजिए उस रिपोर्ट पे कहाँ पे साइन है। भाई रिपोर्ट तो रिपोर्ट तभी होती है ना जब रिपोर्ट बनाने वाले ने हस्ताक्षर करें उस पे कि ये रिपोर्ट है हमारी, वरना तो टाइप करके तो कोई भी पुलंदा कहीं पे भी लेके घूम सकता है। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल कितने दिल्ली सरकार के हाथ में, ये आप भी समझते हैं। दिल्ली के लगभग सभी प्राइवेट अस्पताल ट्विटर पर SOS भेज रहे थे, रेडियो पर SOS भेज रहे थे, बड़े बड़े पत्रकारों को अपने SOS भेज रहे थे, और वो आज भी मौजूद हैं कि किसी के पास 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, किसी के पास 6 घंटे की ऑक्सीजन बची है। किसी अस्पताल में 2 आदमी मर गए, किसी अस्पताल में 15 आदमी मर गए। 100 150 लोग लाइन लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर लेके खड़े हुए थे कि हमको घर के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। मैं खुद उस वक्त एक अस्पताल के अंदर एडमिट था। 23 अप्रैल को मेरे अस्पताल के अंदर 3 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई थी। जब मैंने खुद अपना एक वीडियो ट्वीट करके कहा सरकारों को कि लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, ऑक्सीजन के बिना आदमी मर जाता है। ये संभव नहीं है कि ये जरूर हो सकता है शरद जी, मैं आपको बताऊं, किसी अस्पताल को इतनी मात्रा चाहिए थी, उसने थोड़ा आकलन थोड़ा बढ़ा के बता दिया हो कि जी मेरे को इतनी चाहिए। हो सकता है कोई एक आध अस्पताल ही गड़बड़ कर दे, मगर वो पूरे का पूरी जो कमी थी वो झूठ थी और वो अरविंद केजरीवाल ने वो कमी क्रिएट कर रखी थी। ये संभव नहीं है। 5 सदस्य हैं इस समूह में, क्या बता सकते हैं आप लोग कि किन से बात हुई है जो मना कर रहे हैं कि उन्होंने साइन ही नहीं किए? क्योंकि ये तो बड़े ऊपर के स्तर पर है कि रिपोर्ट बनी हुई है और आप कह रहे हैं है ही नहीं। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन 5 सदस्यों में से किसी भी सदस्य का साइन नहीं है। आप उस रिपोर्ट को, जो लोग बीजेपी कवर करते हैं, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनसे कहिए कि रिपोर्ट के पहले पन्ने पे साइन होते हैं मेंबर्स के, तब वो रिपोर्ट प्रकाशित होती है। वो साइन दिखाएं तो कि किस किस के साइन है उसके ऊपर। उस पे साइन है ही नहीं। बीजेपी ने अपने हेडक्वार्टर में अपने हिसाब से एक आधी अधूरी रिपोर्ट छपाई और उसको रिलीज कर दिया, ताकि जो कलंक केंद्र सरकार के सर पे लगा हुआ है कि उनकी वजह से इतनी भारी ऑक्सीजन की मिसमैनेजमेंट हुई, ना सिर्फ दिल्ली में, अन्य राज्यों के अंदर हजारों लोग मरे, उस कलंक को किसी तरह से किसी और के ऊपर डाल दिया जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। ट्विटर और भारत सरकार का टकराव अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। आज ट्विटर ने 1 घंटे के लिए IT मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक कर दिया। हालांकि बाद में उसे रिस्टोर कर दिया गया। ट्विटर का कहना है कि रविशंकर प्रसाद अपने इंटरव्यू के टुकड़े डाल रहे हैं जो अमेरिकी कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय का। संकेत, ट्विटर का ये जो लॉक अनलॉक वाला सिस्टम है, माना यह जाता है कि वो ऑटोमेटेड है और इसके कारण कई बार अकाउंट्स लॉक होते हैं या फिर उनको कुछ सस्पेंड किया जाता है, लेकिन जिस तरह से अभी दोनों आमने सामने हैं, भारत सरकार और ट्विटर, तो इसको भी शायद उसी तरह से लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल कादम्बिनी, ये जिस तरीके से पूरा प्रकरण है, इसको एक पृष्ठभूमि में देखना पड़ेगा। आप जानती हैं कि एक जंग छिड़ी हुई है ट्विटर और भारत सरकार के बीच में, और इसी जंग के चलते मामला अदालतों में भी गया, तमाम चीज़ें हुई। लोनी वाला मामला हुआ, कर्नाटका हाईकोर्ट ने उसमें बोला कि आप कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं ले सकते, ट्विटर के MD को जेल में नहीं डाल सकते। इससे पहले भी ट्विटर का भारत में कानूनों का पालन करना, उसको लेकर के बवाल चल रहा है। इसी सब के बीच में अगर IT मंत्री, जो कि नोडल एजेंसी है, जिस मंत्रालय से ये सारी बातें हो रही हैं, उसी के मंत्री का अगर अकाउंट लॉक हो जाए, अब कारण ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कॉपीराइट का उल्लंघन किया, इस वजह से 1 घंटे के लिए लॉक किया, फिर अनलॉक कर दिया, लेकिन उस पृष्ठभूमि में ये सारी चीजें देखी जा रही हैं और सरकार का ये दावा है कि ये एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन है, कि आप धमकी दे रहे हैं देश के IT मंत्री को ही कि आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। इन सब चीजों को लेकर के IT मंत्री कू पर चले गए, उन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं। अब देखना ये होगा कि आगे चल के ये जो लड़ाई चल रही है ट्विटर और सरकार के बीच में, इस प्रकरण के बाद उस पर क्या असर होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका संकेत इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल दोनों के बीच जो ठनी हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में ये सारा कुछ देखा जा रहा है, लेकिन ट्विटर के अपने नियम हैं और भारत सरकार ने बड़ा साफ कर दिया है कि यहाँ के नियम कानून ट्विटर को मानने होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर छापे मारे। नागपुर और मुंबई के वर्ली स्थित उनके घर में घंटों तलाशी अभियान चला। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर उगाही के आरोप लगाए थे। इन छापों को लेकर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने नागपुर में प्रदर्शन भी किया। कल ईडी ने उगाही मामले में डीसीपी राजू भुजबल से भी पूछताछ की थी। डीसीपी राजू भुजबल सोशल सर्विस ब्रांच भी देखते हैं। ईडी या सीबीआई से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ये केंद्रीय जांच एजेंसी है। अगर ऐसी कोई बड़ी बात होती है जिसमें राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान है तो जरूर सीबीआई और ईडी का उसमें आना मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार के केसेस में आज ये जांच एजेंसी को ढकेला जाता है, ये पूरी राजनीतिक मामला मुझे लगता है। सबको ये मालूम है कि सीबीआई आपके कार्यकर्ता है, ईडी आपके कार्यकर्ता है, आपके किसी सेल के प्रमुख है, नहीं है ना, तो आप ईडी और सीबीआई का महत्व क्यों कम करें? आप लोग ईडी और सीबीआई की बदनामी कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता सोहित मिश्रा का। सोहित, अभी संजय राउत का हम बयान सुन रहे थे, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये एक तरह से राजनीति से प्रेरित है, जिस तरह से छापा मारा गया है, और इस तरह के मामलों में जो सेंट्रल एजेंसीज हैं इनका धकेला जाना गलत है। देखिए, ये जो टाइमिंग है उसे लेकर एनसीपी भी सवाल उठा रही है, क्योंकि ठीक ये सब उसी समय हो रहा है जब शरद पवार दिल्ली में थे, कई पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने भी एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से उन्हें सताया जा रहा है, इसलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा कि आप बीजेपी के करीब आ जाएं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पूरा जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी के जरिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही है। बहरहाल ये जो वर्ली इलाके में आप सुखदा टावर देख रहे हैं, यहाँ पर अनिल देशमुख का घर है। वो पूर्व गृह मंत्री हैं। सुबह 8 बजे से जो ईडी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी 9 घंटों से ज़्यादा समय हो चुका है जब उनकी ओर से जांच की जा रही है, उनकी ओर से छापेमारी की जा रही है। लगभग 12:30 बजे अनिल देशमुख भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो अब भी अंदर हैं। 5 घंटे से लगभग 5 घंटे उन्हें हो चुका है जब वो अंदर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ही ये छापेमारी की जा रही है। केवल मुंबई ही नहीं, मुंबई में इनके जो दूसरा एक जो सरकारी बंगला है, जो सरकारी आवास है ज्ञानेश्वरी, वहाँ पर सुबह छापेमारी की गई। नागपुर में इनके घर पर छापेमारी की गई। इसके अलावा इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट हैं, पीएस और पीए, उनके यहाँ पर भी छापेमारी की गई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे उसके बाद पूरी जांच की जा रही है। परमवीर सिंह के आरोप के बाद अनिल देशमुख को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था, तब से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। 25 अप्रैल को ईडी ने सागर भाटेवार जो हैं वो उनके घर पर भी छापेमारी की थी। ये अनिल देशमुख के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, नागपुर में ही रहते हैं, और अनिल देशमुख के परिवार वालों के कुछ फर्म्स हैं, कुछ कंपनीज़ हैं, उसमें ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा जो संजीव पलांडे हैं, जो अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उन्हें अब ईडी अपने साथ अपने दफ्तर ले गई है। तो वहाँ पर उनसे क्या पूछताछ की जाती है ये देखना अहम होगा। जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि नागपुर में शायद ईडी अब निकलने वाली है, उनकी तैयारी है। सुबह 8 बजे से वो आए हैं, 9 घंटों से ज़्यादा समय हो चुका है। वर्ली में भी सुबह 8 बजे से ही वो पहुँचे हैं। अनिल देशमुख 5 घंटों से यहाँ पर है। क्या अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है या उन्हें साथ में लेकर जाया जाता है, या उन्हें भी ईडी दफ्तर आज या कल या आगे जाकर जाना पड़ेगा, ये देखना अहम होगा। और इस पर राजनीति आगे और क्या कुछ होती है, क्या कुछ बयानबाजी होती है, क्योंकि एक तरफ ज़रूर आरोप लगाया जा रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन दूसरी ओर सीबीआई का गठन जो है वो अदालत की ओर से किया गया था, उसके बाद ईडी ने मामला लिया और ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जांच अब लगातार चल रही है, आगे इसमें क्या कदम होते हैं, लेकिन राजनीति का आरोप जरूर लग रहा है। दूसरी तरफ एलजेपी में बगावत से जूझ रहे चिराग पासवान को अब भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी सुध लेंगे। हालांकि एनडीटीवी से बातचीत में चिराग ने यह भी कहा कि जब अपनों ने ही दगा दे दिया तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद रखें। पिछले चुनाव में आपने खुल के कहा कि आप मोदी जी के हनुमान हैं। आपको आज बुरा लग रहा है कि जब हनुमान पे संकट आया तो राम ने मदद नहीं की। देखिए, मैं उम्मीद है मुझे कि संभवतः
राम जब हनुमान का जब राजनीतिक वध हो रहा हो, ऐसे में राम खामोश रहेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। उम्मीद अभी भी है, बट आज की तारीख में अब मेरी प्राथमिकताएं बहुत बदल गई हैं बाबा। आज जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो आज मैं किसी दूसरे पर उम्मीद लगाकर नहीं बैठा हूँ। भले वो मेरे राम हो, प्रधानमंत्री हो, देश के कोई भी हो, मैं किसी पर उम्मीद लगाकर नहीं। मेरी उम्मीदें अब सिर्फ मुझसे है, अपने से है और मेरे बिहार के लोगों से है, बिहारियों से। इसीलिए मैंने आशीर्वाद यात्रा की भी मैंने शुरुआत की और 8 तारीख से 8 अक्टूबर को ये आशीर्वाद यात्रा पापा के जन्मदिन के दिन से मैं शुरू करूंगा। और बिहार में महागठबंधन में शामिल होने के सवाल पर चिराग पासवान ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन तेजस्वी को अपना छोटा भाई बताकर अपने विकल्पों को खुला रखने का संदेश जरूर दिया। तेजस्वी ने आपको अपने पास आने का न्योता दिया है। उनको अपना छोटा भाई मानता हूं और ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई की तरह है। पापा और लालू जी हमेशा अच्छे मित्र रहे हैं और बचपन से मेरे उनसे संबंध अच्छे रहे हैं और यही संबंध मेरे अक्रॉस द पार्टी लाइन रहे, जैसे पापा के रहते थे। तो उसी नाते हम लोग बात जरूर करते हैं। हाँ, बट हाँ, अभी कोई ऐसा निर्णय कि मैं अलायंस चेंज कर लूं या वैकल्पिक गठबंधन की तरफ सोचूं, मुझे नहीं लगता कि अभी वो समय है या अभी ऐसी जरूरत है। मैंने पिछले दिनों शत्रुघ्न सिन्हा साहब का एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने आपके बारे में क्या कहा वो सुन लीजिए और उस पर एक कमेंट दे दीजिए। चिराग पासवान लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है। अपने पिताजी से, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से बहुत अच्छी ट्रेनिंग हासिल की। तो भारत के प्रधानमंत्री जी से, जिनके हनुमान हुआ करते थे और हनुमान की घोषणा हुई थी चिराग पासवान के लिए, मैं समझता हूं उनको खासकर कम से कम यहाँ तो सामने आए, जो चिराग जो डिजर्व करता है वो उसे जरूर मिले और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। चिराग, लास्ट वर्ड। देखिए, शत्रुघ्न जी भी मेरे लिए मेरे पिता तुल्य ही हैं और उनके मेरे पिता से बहुत अच्छे संबंध थे। अक्सर इन्होंने एक बात कही, इनका नाम शत्रुघ्न है और पिताजी के नाम में राम आता है, तो ये सही में रामायण को भी अगर आप देखें तो उसमें दोनों भाई के समान ही है। मेरे सर से एक हाथ गया, बट ऐसे जब हाथ मेरे सर पर आते हैं अच्छा लगता है, हिम्मत बनती है। मैं इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे एक चाचा मुझसे गए तो कम से कम दूसरे चाचा का आशीर्वाद तो मुझे मिला। नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। गूगल के साथ हमारी इस खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब संक्रमित लोगों की संख्या कम होने लगी है, लेकिन साथ ही तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए सावधानी के साथ जरूरी है कि आप वैक्सीन भी जल्द लगवाएं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को इस दौरान एक और समस्या म्यूकरमाइकोसिस से भी दो चार होना पड़ा। ऐसे में इस म्यूकरमाइकोसिस को भी समझना जरूरी है। इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे ब्लैक फंगस से आप बचाव अपना कर सकते हैं, इस पर आज बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास भाटिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स पीबी नगर हैदराबाद से। डॉक्टर विकास, बहुत स्वागत है आपका। ये जो म्यूकरमाइकोसिस की समस्या लोगों ने देखी है कोरोना से, खासकर जो ठीक हुए हैं उन लोगों में, इसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे हम कि एक तो इससे आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, दूसरा आप कैसे ये पता लगाएं कि आपके अंदर जो है ये म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। नमस्कार। पिछले कुछ समय से म्यूकरमाइकोसिस के ऊपर काफी चर्चा हो रही है और क्योंकि ये कोविड के वक्त में ये बीमारी बहुत मरीजों में देखने को पाई गई, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बीमारी है क्या और ये इसके क्या लक्षण हैं। ये बीमारी आमतौर से उन लोगों में होती है जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाए या पहले से कम हो, तो जिन लोगों में कम रहती है उन लोगों में कभी कभार रेयरली ये डिजीज होती है। लेकिन क्योंकि कोविड के अंदर ऐसी स्थिति बनी कि जिसके अंदर लोगों को या तो डायबिटीज थी या जो लोग बहुत समय से कुछ स्टेरॉइड्स ले रहे थे या जिनकी इम्यून सिस्टम में कमी आई, उनके अंदर जो है लड़ने की शक्ति जो है कम हो जाती है और ये जो फंगस है, ब्लैक फंगस के नाम से जो आमतौर से हम इसको जानते हैं, इसके अंदर में कुछ चिन्ह आने शुरू हो जाते हैं।
टेक्निकल बात करें तो इसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल, यानी कि ये नाक का एरिया, नेजल एरिया, आंख का एरिया और ब्रेन का, दिमाग का एरिया, इसके इन शरीर के इस भाग को ये सबसे शुरू में सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो जिस जगह पे ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है उसी के अनुसार उसके चिन्ह आने शुरू हो जाते हैं। ये उन मरीजों में हो सकता है जिनको अभी कोविड की बीमारी है, उनमें भी हो सकता है जो कोविड से ठीक हो गए हैं और डिस्चार्ज हो गए हैं या उससे रिकवर हो रहे हैं। तो इसका डॉक्टर विकास, जो लोग, क्योंकि हमने देखा कोरोना में ज्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें लक्षण जो है वो नहीं होते हैं या फिर वो घर पर ही ठीक भी हो जाते हैं, तो क्या उन लोगों में भी इसका खतरा होता है? जी, जिनके अंदर ये इम्यूनिटी कम हो जाए या उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हों लंबे समय से, या डायबिटीज हो, या उनका इन जनरल इम्यूनिटी कम हो, तो अगर वो घर पे भी हैं तो उनमें भी हो सकता है। लेकिन ये पाया गया कि जो लोग ज्यादा लंबी बीमारी से जैसे आईसीयूज वगैरह में थे उनमें कुछ ज्यादा पाया गया। तो इनके जो चिन्ह शुरू में देखने को मिलते हैं वो ये है कि बुखार हो जाता है और शुरू में नाक जो है वो लगता है कि ब्लॉक हो गया और डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, और कभी कभी ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आता है जिसकी वजह से हम इसको आमतौर से इस नाम से बोलते हैं कि ये ब्लैक फंगस है। वहां दर्द हो जाती है, चेहरे पे सोजिश आ जाती है। अगर ये साइनस का एरिया इफेक्ट हो तो वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें सोजिश और पेन और उसमें महसूस होती है, नम्बनेस आ जाती है, और सिर दर्द हो जाता है, चक्कर आते हैं। और अगर ये और फैल जाए तो ऊपर का ये जो जॉ है, ऊपर वाला एरिया, इसमें भी ये असर करता है। तो दांत में दर्द हो जाता है, दांत गिर भी जाते हैं, और अगर ये और फैल जाता है तो ये आंख तक पहुंच जाता है, तो उसके हिसाब से देखने में तकलीफ होती है। कभी कभी दो चीजें दिखती हैं, दिखना बंद हो जाता है, और अगर ये बीमारी दिमाग में चली जाए तो उसके हिसाब से उसके चिन्ह आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इसको हम समझना चाहें इस हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मामले जो हैं कोरोना के मरीजों में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आम बीमारी नहीं है ये, इसका खतरा हर किसी को नहीं होता है, तो इसका बचाव अगर हम देखें कैसे आप खुद को इससे बचा सकते हैं, तो अगर आप संक्रमण से खुद को बचा सकें कोरोना के, तो कुछ हद तक आपको इससे भी बचाव हो जाएगा कि ऐसी स्थिति में आप ना पहुंचे। जी, ये आपने बिल्कुल सही बताया कि ये बीमारी आम तौर से नहीं होती है। हम इसके बारे में बहुत ही कभी कभार इस तरह के मरीज आते हैं, लेकिन इस स्थिति में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं तो हम इससे भी किसी हद तक बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इस बात को देखिए कि जो हम कोरोना के लिए भी बोलते हैं कि मास्क लगा के लगाना है, रहना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है वैसे तो नहीं होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, लेकिन ये है कि मास्क लगाएं, जिससे कि इसके ये आता कैसे है शरीर के अंदर, ये जो फंगस है इसके स्पोर होते हैं, तो ये जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ अंदर चला जाता है, और ये शरीर में जाने के बाद अपना ये इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से चिन्ह ये सारे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है कि हमने मास्क को लगा के रखना है, जो कि हम कोविड में भी हमेशा ही बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर जो लोग अगर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, और कई लोग अपने आप शुरू कर देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि इसको खाने से कोविड नहीं होगा, तो ऐसा ना करें। जब डॉक्टर्स थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर विकास, जरूरी यही है जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि सावधानी एक तो जरूरी है, और दूसरा अगर आप कोरोना से अपना बचाव कर लेंगे तो आप बहुत सारी स्थितियों से बच जाएंगे। तो जरूरी है कि आप पूरी तरीके से ध्यान रखिए और वैक्सीन आप जितनी जल्दी हो सकता है लगवाइए, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें ऐसी स्थितियों से। डॉक्टर विकास, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत हुई है। रत्नागिरी में 80 साल के एक मरीज की मौत हुई। हालांकि मरीज को दूसरी बीमारियां भी थीं। तो अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के राज्य में 20 मरीज हो गए हैं और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहली मौत है।
मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हीरानंदानी सोसाइटी में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप के मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इस गिरोह ने हीरानंदानी सोसाइटी के अलावा 8 और ऐसे कैंप आयोजित किए थे, जिन्हें लेकर अब 7 FIR दर्ज हुई हैं। साथ ही इसे लेकर डिप्टी पुलिस कमिश्नर के अधीन एक SIT बनाई गई है। मुंबई में कम से कम 2000 लोग फर्जी वैक्सीनेशन कैंप के शिकार हुए हैं। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि लोगों को असली टीके की जगह सलाइन वाटर दिया गया। In this particular crime, 8 accused have been arrested. 12.40 lakhs amount of which was fraudulently obtained through this organized crime is recovered. Bank accounts of main accused Dr. Manish Tripathi and Mahendra Pratap Singh have been freezed. We are certain and confident that this all vials, the route goes to one hospital, and we have arrested both the doctors from that hospital. से सलाइन वाटर इसमें एडमिनिस्ट्रेट किया गया था, लेकिन हमने 308 सदोष मनुष्यवध का प्रयत्न क्यों लगाया है कि मैं अगर वैक्सीन इस टाइप का बोगस वैक्सीन लेता हूं, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैंने वैक्सीन ऑलरेडी लिया है और मुझे दुर्भाग्यवश से कुछ कोविड का संसर्ग होता है, तो मेरी वैक्सीन नहीं लेने की वजह से प्रतिकार क्षमता उतनी नहीं है और मेरी जान को खतरा है। तो इसलिए जो मुझे एडमिनिस्टर करने वाला जो बोगस सलाइन वाटर का क्यों ना हो, जिसका मुझे वैसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे उस कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने कोविड का संसर्ग होने के बाद मेरी जान को खतरा है। बिहार में एक बार फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां के छपरा शहर के एक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगवाने गए एक युवक को नर्स ने खाली इंजेक्शन लगा दिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए उस नर्स को वैक्सीनेशन के काम से हटा दिया है। साथ ही विभाग ने नोटिस जारी करते हुए 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला यही है, जब हम सुई ले रहे थे तो उसमें दवाई नहीं डाला गया, केवल फाड़ के ही दिला गया हमको सुई। आपको कैसे पता चला कि दवाई नहीं डाला गया उसमें? शाम को जब देखे लोग बढ़िया से उसको वीडियो को, तो वही पता चला कि नहीं दिला है सुई। वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो मेरा दोस्त बना रहा था। फिर जब पता चला कि आपको वैक्सीन नहीं दिया गया है, आप किसी से कंप्लेन किए इसके बारे में? अभी तो कंप्लेन हुआ नहीं है, केवल FAB पे छूटा है। तत्काल में उस नर्स को वैक्सीनेशन कार्ड से हटा दिया गया है और उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है कि इस तरह की भूल उनसे क्यों हुई। उन्हें 48 घंटे का समय दिया गया है और उनके स्पष्टीकरण के आधार पर ही आगे की उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। तो टीका लेने गए थे लेकिन टीका लगा नहीं। उधर बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने अब तक टीका नहीं लगवाया है। इस बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी ने कहा कि 70% लोगों को टीका लग जाए फिर वो लगवाएंगे। क्या आप इसलिए वैक्सीनेशन नहीं लगाते तेजस्वी जी, क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं आपने देखा? नहीं, आप देखिए ना, वैक्सीनेशन का भी हम तो 18 से 44 के सबसे लास्ट वाले पे आते हैं ना। अभी तो और 70% लोगों को कम से कम वैक्सीन तो पड़ जाने दीजिए। 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर में कारोबार पर भारी असर पड़ा है। पहले अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लगी पाबंदियों और फिर कोरोना संकट के चलते पर्यटन उद्योग बुरी तरह चरमरा गया। पर्यटकों के न आने से शिकारा वालों का काम धंधा चौपट हो गया है। कुछ शिकारा वालों से बात की हमारे सहयोगी नजीर मसूदी ने। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में पर्यटक इंडस्ट्री और तिजारत को बहुत बड़ा दचका लगा है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक 50,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पहले कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से, इंटरनेट पे बंदिशों की वजह से, उसके बाद जो कसर बाकी रखी थी कोरोना लॉकडाउन की वजह से लगा है। ये देखिए, यहाँ जो शिकारे हैं पिछले 2 साल से ये कमाते नहीं हैं। कभी अगर टूरिस्ट आए तो आए, वरना बिल्कुल बेकार बैठे हैं। ये सभी लोग, इनका अयाल कैसे पल रहा है, कैसे ये मैनेज कर रहे हैं, सब आप बताइए कि इतनी बड़ी मुश्किलात
जब यहाँ से पर्यटकों को बताया गया 2 अगस्त को आप यहाँ से चले जाओ, तो तब से कैसे आप मैनेज करते हैं? हालात बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं जी, कर्जा चढ़ रहा है जी। काम तो आपको पता है कुछ नहीं, ये पिछले आप 2 साल से, मैं 3 साल से बोल रहा हूँ, जब से दफा 370 टूटा है तब से लेके अब तक हालात बिल्कुल बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं। और जो कसर रही थी वो तो आपको पता है वो कोविड ने खत्म की है सब। तो सरकार ने कहा था अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, विकास होगा, कुछ आपका विकास हो रहा है या नहीं? कुछ कौन सा विकास हो गया? कुछ विकास नहीं किया सरकार ने, खाली 1,000 रुपया डाला, उसमें वो भी आदाई को मिला है। कितने आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे 5 लोग हैं। 5 लोग हैं, तो और घर चलाना कितना मुश्किल हो चुका है? बहुत। 2 अगस्त 2019 को जब यहाँ सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि यहाँ से टूरिस्ट चले जाएं, यात्री को भी बताया गया, तब से संभल नहीं पा रहा है। तब से कुछ यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। विंटर में कुछ टूरिस्ट आए थे ना? विंटर में आए थे, विंटर में आए थे टूरिस्ट, विंटर में आए थे टूरिस्ट, आने लगे थे मार्च में आए, फरवरी में आए, लेकिन जो उसके बाद कोविड का मसला हुआ उसने तो सब ठप कर दिया है। तो आज जो कर्फ्यू, लॉकडाउन और इंटरनेट की बंदिशों ने कितना बहुत असर डाला इंटरनेट के बंदिशों ने। कोई इंटरनेट पे बुकिंग करता था, पता होता था किधर में कितना कमरा मिलेगा टूरिस्ट को भी, और जब टूरिस्ट वहाँ से अभी आते हैं, जब इंटरनेट बंद हुआ है, जब टूरिस्ट आते हैं उनको मजबूरन यहाँ ज्यादा पैसा देना पड़ता है क्योंकि इंटरनेट में सहूलियत नहीं है। जो कहते थे कि धारा 370 यहाँ की विकास में एक आड़े आ रहा है, उसको भी हटाया, स्टेट को भी खत्म किया, लेकिन विकास कहीं नहीं आया। इन लोगों के जो चूल्हे नहीं जल रहे हैं क्योंकि इनके जब पर्यटक नहीं आए, इनका काम नहीं चला। यहाँ यह ट्रेड की हालत है, एजुकेशन की ये हालत है, स्कूल बंद है पिछले 2 साल से, बच्चे स्कूल नहीं गए, और सबसे बड़ी महरूमी उनकी ये है कि वो ऑनलाइन क्लासेस भी इस फरवरी तक नहीं ले पाए क्योंकि 4G 4G जो है वो फरवरी से रेस्टोर किया गया जम्मू कश्मीर में 555 दिन के बाद। तो कुल मिला के यह मुसीबतों का दौर रहा। 5 अगस्त के बाद यहाँ कश्मीर में विकास का प्रोपेगेंडा हुआ, ज़मीन पे विकास कहीं नहीं दिखाया दिया, और ये जो शिकारा हैं ये इसके गवाह हैं, और इसका खमियाजा जो है ये शिकारा वाले और उनके परिवार भुगते हैं।